हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां आपको मिलेगी झारखंड बोर्ड की सारी क्लासेस, वो भी बिल्कुल सरल लैंग्वेज में। तो हमने अभी तक क्लास 7 का JCERT बुक मतलब झारखंड बोर्ड के बुक का क्लास 7 का मैथ स्टार्ट कर दिया है। और आज से हम झारखंड बोर्ड के क्लास 7 का FST भी स्टार्ट कर देंगे, मतलब सामाजिक विज्ञान में तुम्हारा भूगोल स्टार्ट करेंगे आज। बहुत सारे क्लासेस मतलब मैथ और साइंस का तो यूट्यूब में हर जगह अवेलेबल हो ही जाते हैं, पर सामाजिक विज्ञान ज़्यादातर नहीं मिलता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी पढ़ना तो ज़रूरी है, इसलिए आज से हम ये भी स्टार्ट कर रहे हैं। पढ़ना तो सब ज़रूरी है, पर पढ़ नहीं पाते हैं अभाव के कारण, अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि सब मैथ और साइंस को प्रीफेयर करते हैं ज़्यादा, और इंग्लिश को। वो सारी क्लासेस तो मिल जाती है, लेकिन सामाजिक विज्ञान की नहीं मिल पाती है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है, इसमें भी जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का, ठीक है, जो कि है सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण और हम, ठीक है। झारखंड बोर्ड के क्लास का है, JCERT बुक का, ठीक ना। तो सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण और हम, कक्षा 7 के लिए भूगोल पाठ्य पुस्तक, ठीक। तो पहला चैप्टर है हमारा पर्यावरण। तो चलिए देखते हैं, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट स्टार्ट। क्या है तो देखते हैं। तो इसमें हम पहले थ्योरी समझा दूंगा किताब का, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर लिखा दूंगा, ठीक ना। तो चलिए हमारा पर्यावरण आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि नीलू 2 साल बाद गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के यहाँ जाता है, ठीक। आप लोग के पास बुक है तो फिर निकाल लीजिएगा, या फिर यही से देख के काम हो जाएगा। तो नीलू है जो 2 साल बाद, ठीक है, गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के यहाँ जाता है, जहाँ नीलू ने देखा कि 2 वर्ष में यहाँ सब बहुत कुछ बदल गया है। चलिए ये बताने से पहले भूगोल, ठीक है, भूगोल के बारे में नहीं पता है। भूगोल जो होता है, जो हमारे पृथ्वी के बारे में, हम भौगोलिक आकृति कैसा होता है, पर्यावरण कैसा होता है, ठीक ना, पृथ्वी के बारे में सारा कुछ हम इसी में पढ़ेंगे। तो इसमें झारखंड के बारे में भी मिल जाएगा, हमारे देश के बारे में भी मिल जाएगा, विदेश के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए भूगोल भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पढ़ चुके थे कि जहाँ नीलू ने देखा कि 2 वर्ष में यहाँ सब कुछ बदल गया था। तो सबसे पहले नीलू की नज़र उस पेड़ को ढूंढ रही थी जिस पर वह अपने छोटे भाई बहनों के साथ झूला झूलती थी। तो जाहिर सी बात है, जब भी गर्मियों की छुट्टी होता था तो हम लोग जाते थे गांव। तो गांव में तो मिलता ही था पेड़, और उसमें तो झूला बनाया ही करते थे हम लोग। तो उसी तरह नीलू भी करता था और वहाँ पे झूलता था, ठीक ना। गर्मियों के मौसम में खासकर पेड़ के नीचे रहना अच्छा लगता था, तो वैसे नीलू भी करता था। जिस प्रकार वह अपने छोटे भाई बहन के साथ झूला झूलती थी, उसे देखा कि वह पेड़ लगे थे वहाँ एक बड़ा सा तालाब बन गया है। उसने देखा कि जहाँ वे पेड़ लगे थे वहाँ एक बड़ा सा तालाब बन गया है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि हम कहाँ झूला झूलेंगे, क्योंकि वह पेड़ तो गायब हो गया, क्योंकि काटना पड़ा, क्योंकि वहाँ तालाब बन गया। तो यह देखकर बहुत बहुत दुखी हुई और सोचने लगे कि अब हम कहाँ झूलेंगे। तो नीलू को उदास देखकर नानी ने कहा, नीलू क्या हुआ, तुम बहुत दुखी लग रही हो। तो नीलू ने कहा, नाना जी, यहाँ पर जो बड़े बड़े पेड़ थे अब वे कहाँ गए। उन पेड़ों को काटकर यहाँ तालाब का निर्माण क्यों किया गया। नाना जी ने कहा, बेटा यह सरकारी ज़मीन थी। सरकार ने गांव वालों की जल की कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर पेड़ों की कटाई कर तालाब का निर्माण करवाया, परंतु तालाब की मोड़ पर पुनः नए पौधे सरकार ने लगवाए। फिर नीलू ने देखा, क्या देखा, गांव की कच्ची सड़कों के स्थान पक्की सड़कों ने ले लिया है, ठीक। गांव में अधिकतर घरों में शौचालय का निर्माण हो गया है। इस तरह से नीलू ने यह अनुभव किया कि पिछले 2 वर्षों में आसपास के क्षेत्रों में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। जब छुट्टियां बिताने के बाद नीलू अपने स्कूल गए तो वर्ग शिक्षक सभी बच्चों बच्चों से छुट्टियों के सदुपयोग के बारे में पूछा, मतलब छुट्टियों में क्या क्या सदुपयोग किए। खैर हम लोग का स्कूल तो सरकारी स्कूल है, उतना तो होता नहीं होगा, उतना पूछता नहीं होगा। चलिए जो भी हो, नीलू अपने नाना के गांव में हुए बदलाव को बताती है। शिक्षक ने
कहा देखा कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अब जानेंगे यहाँ पे पर्यावरण शब्द के बारे में कि ये क्या होता है, ये सब क्या होता है पर्यावरण। ठीक है, नीलू ने तुरंत अपने वर्ग शिक्षक से एक प्रश्न किया। क्या क्या प्रश्न किया कि पर्यावरण क्या है। तो शिक्षक ने बताया, क्या बताया, वे सारी वस्तुएं जो चारों ओर दिखाई पड़ती है हमारी पर्यावरण कहलाती है। जितना भी वस्तु है, ठीक ना, जो भी हम लोग देखते हैं वह हमारा पर्यावरण कहलाता है। अब इसका मतलब क्या, तो नीलू ने कहा इसका मतलब स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, खेल का मैदान, यहाँ तक कि सड़क, कूड़ा करकट, हमारे दोस्त सभी पर्यावरण कहलाएंगे। मेरे दोस्त सारे पर्यावरण कहलाएंगे। तो हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन कुछ वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, जैसे पहाड़, समुद्र, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का, ठीक ना, कुछ का प्राकृतिक के द्वारा ही मिला गया है, जैसे पहाड़, पेड़, पर्वत, ये सब, समुद्र, प्राणी। ठीक है, लेकिन कुछ का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, घर, रेल, कपड़े, किताब आदि। फिर शिक्षक ने कहा, क्या कहता है, अब सभी छात्र अपने घर के आसपास दिखाई देने वाले प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित सूची बनाकर लाइएगा। सभी बच्चे सोचने लगे कि हमारे घर के आसपास कौन सा वस्तुएं हैं। तभी नीलू ने एक प्रश्न किया, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। ठीक ना, जितना भी सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं आसपास, बाहर निकलते हैं, सारा चीज़ पर्यावरण के ही अंदर आता है। ठीक ना, और वह हमेशा क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, शिक्षक ने उत्तर दिया, क्यों बदल रहा है, क्योंकि हम लोग को जब ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग उसको बदलते हैं। हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी प्राकृतिक में उपलब्ध वस्तुओं को दोहन करते हैं एवं नई नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तित करते हैं और कभी कभी नष्ट भी कर देते हैं। ठीक ना, अपनी ज़रूरतों के अनुसार हम लोग पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, देखते हैं क्या है। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले वस्तु, ठीक ना, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले वस्तुएं, स्थान, प्रकृति मतलब जो नेचर द्वारा बनाया गया, प्राकृतिक बना गया। ठीक ना, प्रकृति जैसे पेड़ पौधा सब कुछ, पहाड़ पर्वत, ये सब प्रकृति है। यह आदि जो हमारे दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, जो हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। तो पर्यावरण क्या है, डिफिनेशन तो समझ में आ गया। ठीक ना, किसी भी जीवित वस्तु के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तु, स्थान, प्राकृतिक जो हमारे दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। इस प्रकार पर्यावरण परि तथा आवरण दो शब्द का मेल से बना है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, ठीक ना, परि मतलब होता है चारों तरफ, और आवरण मत का अर्थ होता है घेरा। ठीक, आवरण का अर्थ होता है घेरा, अर्थात प्राकृतिक में जो भी चारों ओर पाए जाते हैं, जैसे वायु, मृदा, पेड़, जितना भी कुछ पाया जाता है, ठीक ना, प्रकृति के चारों ओर, ठीक है, जितना भी कुछ पाया जाता है वह सब पर्यावरण के अंदर आता है। देखो पर्यावरण क्या है, यहाँ पे घटक, इसको सारणी में दिया गया है। तो देखो पर्यावरण के घटक, एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण, एक मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक मतलब जो हमको कुदरत से मिला है, ठीक ना, नेचर से मिला है, उसको प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। और एक होता है मानवीय, जो मानव अपनी आवश्यकता के लिए उसे बनाया है। ठीक है ना, तो प्राकृतिक में एक आता है जैव और एक आता है अजैव। ठीक ना, जैव में आता है जीव मंडल, ये भी आगे हम पढ़ेंगे, और अजैव में आता है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। देखो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या बोले, जैव मतलब जीव मंडल, जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक ना, उसको बोलेंगे जैव मंडल। ठीक है, जो जैव में आ गया। और अजैव मतलब जो निर्जीव वस्तु होता है, जैसे स्थल, ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल से जल का हो रहा है और वायुमंडल से वायु का बोध हो रहा है। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना, इस टाइप का। और मानवीय पर्यावरण में क्या आता है, सामाजिक क्रियाएं और मानव निर्मित क्रियाएं। सामाजिक क्रियाएं जैसे
व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, राजनीतिक कार्य, ये सब तुम्हारा सामाजिक कार्य के लिए किया जाता है, ठीक ना। और वही मानव निर्मित जैसे हो गया क्या, सड़क, वायुयान, रेल मार्ग, पुल, पार्क, इमारतें, उद्योग, स्मारक, ये सारे क्या है, पर्यावरण के घटक है, ठीक। अब यहाँ पे और एक डायग्राम देते हैं, चलो इसको भी समझ लेते हैं। देखो पर्यावरण के घटक के बारे में बताया है, तो यहाँ पे प्राकृतिक दिया है, वायुमंडल दिया है, जल मंडल दिया है, स्थल मंडल दिया है। चलो ये सब तो आगे हम पढ़ेंगे, आप लोग किताब में देख लीजिएगा क्या क्या है, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट है, तो हमारा नेक्स्ट है पौधे तथा प्राणी सभी पर्यावरण के अंग है। जितना भी पौधे प्राकृतिक है ना, पौधे और प्राणी सब पर्यावरण के क्या है, अंग है। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। अर्थात पर्यावरण का दो रूप है, एक क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव निर्मित पर्यावरण, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी का जैव बायोटिक एवं अजैव एबोयोटिक दोनों परिस्थिति सम्मिलित है, ठीक ना। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उसकी गतिविधियों एवं उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। अब चलिए यहाँ पे ब्रीफली पढ़ेंगे अच्छा से, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या चीज़ आता है, ठीक ना। तो प्राकृतिक पर्यावरण में अभी यहाँ पे क्या बताया कि प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण, दो तरह का पर्यावरण है, दो रूप है, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी के जैव और अजैव घटक के बारे में बताया गया। जैव मतलब जो जीवन रहता है, और अजैव मतलब जिसमें जीवन नहीं रहता है, जैसे वायुमंडल, जल मंडल, ये तुम्हारा अजैव में आ गया, और जैव मंडल में आ गया तुम्हारा जीवमंडल, ठीक ना। यही चीज़ है। और मानव निर्मित जो अपनी आवश्यकता के लिए बनाया जाता है, जैसे सड़क, पुल, ये सब तुम्हारा मानवीय पर्यावरण में आ गया। तो चलते हैं अभी प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में क्या क्या है। तो प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण जैव और अजैव दो प्रकार के प्रमुख तत्वों का दृश्य और अदृश्य समूह है, ठीक है। जैव और अजैव दोनों प्रकार के दृश्य और अदृश्य, दृश्य मतलब जिसको देख सकते हैं, अदृश्य मतलब जिसको देख नहीं सकते, का समूह है, ठीक है। तो भूमि, जल, वायु, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, ठीक ना। तो प्राकृतिक पर्यावरण कौन कौन बनाते हैं, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर, ठीक है। ये सारे प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं, ठीक। ठोस चट्टानों, चट्टान तो समझ में ही आ रहा होगा, खनिजों जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, जैसे कोयला हो गया, ठीक है, अभ्रक, ये सब सारे खनिज हुए, लौह ये सब सारे खनिज हुए, ठीक ना। तो ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। देखो स्थल मंडल तुम्हारा किस में आता है, प्राकृतिक पर्यावरण में। कौन सा में, प्राकृतिक पर्यावरण में आता है अजैव में, ठीक है, स्थल मंडल। तुम क्या जाने अभी, ठोस का पृथ्वी का ऊपरी भाग जो होता है ना, जो तुम्हारा खनिज रहता है और चट्टान रहता है, ऊपरी सतह को स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। स्थल मंडल की सतह पर पर्वत, पहाड़, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न प्रकार की विषम स्थल रूप पाई जाती है, ठीक है। तो स्थल मंडल में क्या क्या पाया जाता है, पहाड़, पर्वत, मैदान, ठीक है। विषम स्थल मतलब क्या, ऊंचा नीचा कहीं भी स्थल रूप, ठीक ना, जहाँ भी स्थल रहता है उसी को बोलते हैं स्थल मंडल, ठीक है। यह विषमता महाद्वीप पर नहीं बल्कि महासागर की सतह पर भी मिलती है। यह विषमता, जो विषमता होता, ऊंचा नीचा होता, कहीं पहाड़, कहीं पर्वत, कहीं समतल, ये तुम्हारा जो होता है ना विषमता, महाद्वीपों पर ही नहीं, महाद्वीप मतलब बताएंगे आगे, ठीक ना। महाद्वीप किसको बोलते, द्वीप किसको बोलते, सब चीज़ बताएंगे। बल्कि महासागरों की सतह, महासागर की सतह मतलब महासागर का नीचे एकदम जो जमीन टच होता है ना, उसी को महासागर की सतह पर भी ऐसा पाया जाता है, ठीक है। स्थल मंडल में मनुष्य एवं पौधे जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है, स्थल मंडल में। और विभिन्न अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस तो समझ में आ रहा है जो कठोर रहता है, जैसे ये ठोस है,
द्रव, द्रव मतलब जो लिक्विड होता है, तरल पदार्थ जैसे तेल पानी सबको द्रव बोला जाता है, और गैस तो गैस होता है, समझ में आ रहे हो। मैं पृथ्वी की उपस्थिति जल का संपूर्ण क्षेत्र जलमंडल कहलाता है, ठीक ना। विभिन्न अवस्थाएं में पृथ्वी की उपस्थित जल की संपूर्ण क्षेत्र मतलब जितना जल का भाग है पृथ्वी में सबको क्या बोलते हैं, जलमंडल बोलते हैं, ठीक है। शाब्दिक अर्थ यही है इसका, सिंपल सा भाषा में यही है कि जितना भी जल वाला भाग है उसको जलमंडल कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो इसके अंतर्गत आएगा महासागर, नदी, झील, तालाब, भूमिगत जल, भूमि के अंदर जो जल होता है, हिमनद, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प भी होता है जिसके कारण वर्षा होती है, ठीक ना, बादल बन के, वो भी तुम्हारा जलमंडल में सम्मिलित है, ठीक ना। जल जल जो भाग आता है पृथ्वी में, जितना भी जल वाला भाग आता है, पृथ्वी का प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में ही हुई थी, ठीक ना। सबसे पहला जीव जो हुआ था, कोई भी जीव हुआ होगा, जो भी जीव, वो तुम्हारा जल में ही बना था, ठीक है। अब क्या है, अब है पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई, हम दो चीज़ अभी जान चुके हैं, एक स्थल मंडल जान चुके हैं यहाँ पे जिसको भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं, और एक अभी जाने हम लोग जलमंडल के बारे में, ठीक ना, जलमंडल के बारे में अभी जाने। अब जानेंगे वायुमंडल के बारे में। तो पृथ्वी की चारों तरफ फैली हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। जितना भी वायु है ना, जिसमें बहुत सारा गैस होता है, चलो देखते कौन कौन सा गैस होता है। वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब सारे गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ओजोन मुख्य है, मुख्य मतलब ये सब ज़्यादा मात्रा में रहता है, बाकी बहुत सारा होता है, ठीक है। इसके अलावा वायुमंडल में धूल कण, जल वाष्प की मात्रा समय और स्थान के अनुसार बदलती है, ठीक है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा में परिवर्तित होने से मौसम परिवर्तित होता है। मौसम कभी गर्म कभी ठंडा, किस कारण होता है, जल वाष्प की मात्रा में परिवर्तित होने के कारण। चलो अब जानते हैं वायुमंडल के बारे में, ठीक है, इतना समझ में आया। वायुमंडल, ये जरा चार्ट है, ये जा समझते हैं, ठीक ना, सब जो हो रही है, ये सारी चीज़ आपको बहुत काम आएगा। कब, अभी, अभी तो नहीं आएगा, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन हो जाएंगे, फिर कंपटीशन के लाइन पे जाएंगे, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही किताब के अंदर से, इसलिए अच्छा से पढ़ना चाहिए। अभी अभी क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है ना, सब बोलता पढ़ो पढ़ो, अच्छा चीज़ होता है, लेकिन ये समझ में आएगा बाद में, तो इसलिए अभी अच्छा, अभी आप लोग स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का काम कीजिए, पढ़ना है तो पढ़िए, ठीक ना। तो देखते हैं यहाँ पे जानने योग्य बात, यही सारी चीज़, ठीक ना, जानने योग्य बात सिर्फ जानने के लिए है। वायुमंडल में विभिन्न गैस का प्रतिशत, देखो सबसे ज़्यादा गैस वायुमंडल में, हम लोग कहते हैं ना, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वायु लेते हैं सांस में, तो ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितना है, 21% होता है। और सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, नाइट्रोजन, जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक ना। हम लोग बोलते हैं ना सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाएंगे उसमें, ठीक ना, साइंस में है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है ना, वायुमंडल जब हम सांस लिए तो बहुत सारा गैस मिश्रित, तो हम लोग वायु लिए, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड सब आता है, ठीक ना, हाइड्रोजन सब आता है। लेकिन हम ज़्यादा जो अंदर हार्ट में जो शोषण करते हैं, ठीक ना, वो ऑक्सीजन का लेते हैं, और बाकी जितना गैस है वो सबको हम लोग निकाल देते हैं, इसलिए ऑक्सीजन लेते हैं, बोलते हैं श्वसन क्रिया में। चलिए वो साइंस की बात है, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। तो भूगोल में देखते हैं, तो हम क्या बताएं कि नाइट्रोजन गैस जो है वह सबसे ज़्यादा है, कितना है, 78, ठीक ना, 78 है सबसे ज़्यादा। यदि पूछ दे वायुमंडल में कौन सा गैस है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मात्रा कितना है, 78, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, या जानना चाहिए सब। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना, मात्र 21% है। उसका तो ऑर्गन है 0.93, ये सब सिर्फ बताने का है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%, फिर भी इतना जहरीला गैस हम लोग बोलते हैं, इतना ही परसेंट है अभी। नियोन कितना है, 0.0018। हीलियम कितना है, 0.005 है। ऑर्गन कितना है, ओजोन कितना है, 0.00006 है। हाइड्रोजन कितना है, 0.00005% है, ठीक है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों की प्रतिशत बताया गया है यहाँ पे।
सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यही दो चीज़ सिर्फ याद रखने के योग्य है कि नाइट्रोजन सिर्फ इतना जान सकते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस जो रहता है वो रहता है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन का मात्रा रहता है 21। ठीक ना, ये दो चीज़ आप चाहे तो याद कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं आगे। अब यहाँ पे कुछ दिया है, देखो पर्यावरण का क्षेत्र। पर्यावरण हम बताए थे 4 चीज से बनता है, एक होता है जलमंडल, एक होता है स्थलमंडल, जैवमंडल और वायुमंडल। तो इस डायग्राम में क्या समझ में आ रहा है, देखो ये जो जैवमंडल है ना, गोल जैसा सर्कल में दिया गया है, यहाँ पे जैवमंडल लिखा है, इसमें जीवन है। ठीक ना, जीवन मतलब क्या, मछली में जल रहता है, जल में मछली रहता है, सॉरी। ठीक ना, तो मछली हो गया, स्थल में यहाँ पे जानवर हो गया, पहाड़ में भी बहुत सारा चीज़ रहता है, और हवा में चिड़िया हो गया। तो ये सारा तुम्हारे जैवमंडल का भाग है। वायुमंडल देखो ये है, स्थल मंडल ये रहा, ठीक ना, और ये जलमंडल, सारा चीज़ मिलकर ही जैवमंडल का निर्माण करता है, तीनों चीज़ मिलकर। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। पृथ्वी व संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थलमंडल, जैवमंडल और वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों मिलाकर तथा जीवन का संभव बनाते हैं, जैवमंडल कहलाते हैं। ठीक है, जैवमंडल के बारे में समझ में आ गया। पृथ्वी का वह संकीर्ण भाग जहाँ वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों मिला के जीवन का संभव करते हैं, मतलब जीवन बनाते हैं, जिसमें जानवर उनवर, इंसान, पेड़ पौधे, पक्षी, मछली, ये सारे मिलकर क्या निर्माण कराते हैं, जैवमंडल का। ठीक ना, जैवमंडल में पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है। ठीक ना, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को, जितना भी जीवित प्राणी है सबको जैवमंडल में शामिल किया जाता है। समझ में आ गया जैवमंडल किसे कहते हैं। चलिए अब लिखा है परितंत्र क्या है। ठीक ना, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। परितंत्र, तो परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, दोनों का मतलब एक ही होता है। परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है। ठीक है, एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियां अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। ठीक ना, परितंत्र उसी को कहते हैं जो इकाई है। ठीक ना, कौन सा इकाई है, प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र में विशेष सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। ये वे जीवधारी अपने अजैव पर्यावरण के साथ अतिक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। मतलब क्या बोला है, अजैव भाग। अजैव भाग कौन सा होता है, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ये चीज़ बताए थे। और इसी में ही एक भाग जहाँ पे एक इकाई में जीवन का जो निर्माण करता है, जिसमें पेड़ पौधा, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं, तो वही चीज़ तुम्हारा क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाता है या पारिस्थितिकी तंत्र। एक भाग में ये सारा चीज़ पाया जाता है ना, तो उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार परितंत्र, ठीक है ना, परितंत्र एक दूसरे पर आश्रित अवयवों की एक इकाई है। देखो परितंत्र में क्या होता है, इंसान पेड़ पौधों पर आश्रित रहता है, जानवरों पर आश्रित रहता है, उसी प्रकार जानवर पेड़ पौधे पर आश्रित रहता है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहता है परितंत्र में। ठीक ना, एक इकाई में सब कुछ रहता है। ठीक है, जो एक ही आवास में बांटते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, इस प्रकार परितंत्र एक दूसरे पर आश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। अतः एक परितंत्र में सभी जीवों के जैव और अजैव घटक होते हैं। ठीक है, जैव मतलब जीवन और अजैव मतलब जिसमें जीवन नहीं रहता है। तो इसका उदाहरण देंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है तो इसको समझते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे घास, वृक्ष, चमेली, गुलाब, सूरजमुखी आदि फूल वाले सजावटी पौधे और मेढक, कीट और पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। यह सभी परस्पर अन्योन्य, ठीक ना, अन्योन्य क्रिया करते हैं। अब ये
अन्योन्य क्रिया क्या होता है, इसमें मतलब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे यहाँ पे जो मेंढक है छोटे छोटे कीट खाते हैं, कीट जो है वो पेड़ पौधे खाते हैं, वही जो चमेली उमेली फूल है एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक ना, उसी को बोलते हैं। यदि किस इसकी वृद्धि तथा इसकी वृद्धि जनन और क्रियाकलाप परितंत्र में अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। अजैव घटक यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, वो बगीचा हो गया। तो यहाँ लिखा है अन्य, ये सभी जीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। अन्योन्य क्रिया बता चुके हैं, मतलब एक दूसरे पर जो आश्रित होते हैं। इसकी वृद्धि जनन और क्रियाकलाप परितंत्र में अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं, ठीक ना। अजैव घटक मतलब यहाँ पे जो बगीचा है उसी को अजैव घटक कहेंगे। यही अजैव घटक के कारण ये परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक ना। वो बगीचा के कारण, वो स्थल के कारण, ठीक है, जो अजैव है, ठीक ना। यहाँ पे जीवन नहीं था, लेकिन ये अजैव वहाँ पे स्थल होने के कारण वो जीव बने और वहाँ पे एक दूसरे पर आश्रित हुए, ठीक ना। इसी को बोलते हैं परितंत्र, मतलब एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होना, ठीक है। अब अगला आगे क्या है चल देखते हैं आगे। अतः बगीचा एक परितंत्र है, ठीक है, बगीचा एक परितंत्र है। चलो शिफ्ट हो जा रहे, ठीक। बगीचा एक परितंत्र है। यह परितंत्र एक छोटे आकार वाली जगह जैसे बगीचा से लेकर बड़े आकार वाले जगह जैसे समुद्र से हो सकता है, ठीक ना। परितंत्र कौन सी हो सकता है, यह परितंत्र एक छोटे आकार वाली जगह जैसे बगीचा को माने, ठीक ना। यह परितंत्र बगीचा हो सकता है, उसी तरह बड़ा आकार समुद्र, समुद्र के अंदर भी तो जीव जंतु रहते हैं। एक और छोटे तालाब एक परितंत्र हो सकते हैं और दूसरी तरफ एक बड़े वन या घास का मैदान या फिर रेगिस्तान भी परितंत्र हो सकता है, ठीक ना। परितंत्र मतलब जहाँ एक इकाई जहाँ पे जीवन हो जाए, ठीक ना। तो परितंत्र प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दो प्रकार के होते हैं। परितंत्र कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, ठीक ना। वन, तालाब, झील प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि बगीचा मानव निर्मित मतलब कृत्रिम, जो मानव द्वारा बनाया जाता है, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। समझ में आया। तो आज इतना ही रहने दें। चलिए ठीक है, पार्ट बाय पार्ट, नहीं तो ज़्यादा पढ़ा देंगे तो दिमाग में भी घुसेगा नहीं। आगे हम पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण में क्या क्या आता है, ठीक ना। उसका परितंत्र, परितंत्र क्या है तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, तो फिर हम पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम करा देंगे एक दिन, ठीक ना। 3 दिन लगेगा और 2 दिन लगेगा, 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अब बताइए अपने साथियों को, ठीक ना, डेली पढ़ाएंगे इसी तरह, जोड़िए। और 7 क्लास का है ये, ठीक। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिए, अभी नया चैनल है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आज इतना ही।